सोचते हैं बदलाव संकल्प महासभा को लेकर के, जो कि हजारीबाग में पहली बार किया गया जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ गांधी मैदान। देखिए, आप लोगों ने ये कैमरे से भी देखा होगा, अपनी आंखों से भी देखा होगा, और इस बात की गवाही आज पूरे गांधी मैदान ने दी है कि किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। पहली बात ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का ये जो कार्यक्रम था, ये जो रैली थी, ये आप कह सकते हैं कि एक ऐलान पे लोग पहुंचे। सिर्फ हम लोगों ने एक घोषणा की कि 16 जुलाई को मटवारी गांधी मैदान में हम लोग बदलाव संकल्प महासभा करेंगे, और उसके बाद पूरे झारखंड के इलाके से हम लोगों के पास फ़ोन और मैसेज कॉल आने लगे कि हम लोग भी पहुंचेंगे। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के साथ ही खास करके आप चतरा के, हजारीबाग के, रामगढ़ के, मांडू के, कोडरमा के, गिरिडीह के, ये तमाम साथी यहाँ पर पहुँचे। आपने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। देखिए, राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा संदेश है। जनता की जनभावनाओं पर जब आप खरा नहीं उतरते हैं तो जनता ऐसे ही अपना आक्रोश प्रकट करती है, और हम लोगों का आक्रोश अब तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। बावजूद इसके कई हमारे साथियों पर धारा 353 के तहत आप देखे होंगे कि केस दर्ज कर दिया गया। तो एक तरीके से परिवर्तन की ये गूंज थी। इस जनसैलाब ने परिवर्तन का एक संदेश दिया है। इस जनसैलाब ने झारखंड की राजनीति में एक हलचल पैदा किया है। इस जनसैलाब ने विकल्प की राजनीति को एक रास्ता दिखाया है, और इस जनसैलाब ने एक उम्मीद की किरणों को झारखंड की जनता के बीच कहिए कि रोशन किया है। आपने कहा कि राजनीतिक दलों ने जो अपेक्षा किया था, क्या उन राजनीतिक दलों को हरा करके गद्दी पर बैठ पाइएगा 2024 में आप लोग? आपका सवाल बहुत सटीक है। आज के दौर में राजनीति बहुत महंगी हो गई, और एक ऐसे दौर में जब राजनीति पैसे और पूंजी की राजनीति हो गई है, एक ऐसी परिपाटी बन गई है जहां पर राजनीतिक दल पैसे वालों को टिकट देते हैं, एक ऐसी परिपाटी बन गई है जहां पर पैसा होना नेता होने की एक पहली अनिवार्यता है, पहली एक योग्यता है। ऐसे में एक बहुत टफ है कि हम जैसे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो कैसे दखल देंगे। मुझे लगता है कि जब एक ऐसी रैली जो सिर्फ आह्वान पे जहाँ पर लोग पहुँच जा रहे हैं, हजारों हजार लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, अगर हम लोगों ने कहा है कि हम लोग चुनावी राजनीति में जाना चाहते हैं, और जिस अधिवेशन में इस बात का ऐलान हुआ, उस अधिवेशन के बाद ये पहली सभा थी। और आपने गौर किया होगा कि आमतौर पर जब कोई राजनीति में जाने का ऐलान करता है तो भीड़ उससे कट जाती है, फट जाती है। वो भीड़ कहती कह रहे नहीं, ये लोग तो राजनीति करने लगे, पहले तो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आपने इस बात का शायद गौर किया होगा कि इसके ऐलान के बाद भी कि हम लोग चुनावी राजनीति में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, जनसैलाब उमड़ा है। ये इस बात की गवाही है कि झारखंड की जनता जाग गई है, और झारखंड की जनता परिवर्तन को लालायित है। और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन हो जाएगा जिस तरीके से। और लोग सोचते होंगे कि हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे, राजनीति के रणनीति पर, सामाजिक इंजीनियरिंग पर, सोशल इंजीनियरिंग पर कितना खरा उतर पाएंगे। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग पास हर तरह के चेहरे हैं। सामने देखिए मनोज यादव जी हैं, कितना संघर्ष किया इन्होंने छात्र राजनीति में। कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार झारखंड की राजनीति में दखल देने के लिए आप लोगों को ये दिखाई पड़ेगा कि जब 24 में लोग अपने उंगलियों पर नीली स्याही लगाएंगे, तो ऐसे नौजवान जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जनता स्याही लगा करके वो बूथ के कमरे से बाहर आएगी। ये हम आपको कहना चाहते हैं। क्या गारंटी है, जिस तरह से अभी भी जो सरकार में, मौजूदा सरकार में जो बैठे हैं कुर्सी पे, वो भी माटी पुत्र हैं और आप लोग भी माटी पुत्र हैं, जनता को तो ये आश्वासन दे रहे हैं आप लोग कि हम लोग उससे बेहतर करेंगे, कैसे जनता ये चीज को मानेगी? देखिए, माटी पुत्र होना और पॉलिटिकल डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करना दोनों दो अलग चीजें हैं। जब आप राजनीतिक वंशवाद को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप माटी पुत्र कहला सकते हैं एक झारखंडी होने के नाते। लेकिन जो संघर्ष विनोद बिहारी महतो जी ने किया, जो संघर्ष गुरु जी ने किया, शिबू सोरेन जी ने किया, 4 फरवरी 1973 को जब ये पार्टी बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इन सपनों के साथ बनी थी कि झारखंड के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। बेशक हेमंत सोरेन जी नेता हो सकते हैं अपने पार्टी के, झारखंड के लोगों ने उनको नेता माना भी है, तभी तो उनको जनसमर्थन मिला 2019 में। लेकिन 2019 में समर्थन मिलने का एक बहुत बड़ा विशेष कारण था कि जो उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जो जाहिर किया था कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को हम परिभाषित करेंगे, वो झारखंड में नहीं हो पाई। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोशिश की, लेकिन कोर्ट में कहते हैं गवर्नर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में एक सवाल बनता है कि अगर फिर डुमरी बाई इलेक्शन से ठीक पहले आप इस सभा में ऐलान करते हैं, एक सभा में, कि हम 1932 पर अड़िग हैं, 1932 हमारा मुद्दा था, मुद्दा है, रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि मुद्दा था, मुद्दा है, मुद्दा रहेगा नहीं। मुद्दा कैसे खत्म होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, इस पर सरकार को स्टैंड क्लियर करे, और तब हम जानेंगे कि 1932 के आधार पर सरकार ने एक ठोस नीति बना दी है। तो 1932 के लिए जब डुमरी के बाई इलेक्शन में फिर से हेमंत सोरेन ने खुद बहस छेड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये देखने वाली बात होगी कि बाई इलेक्शन में वो क्या करते हैं।
आप 1932 का बात करते हैं, 1932 का आपके जो अभी सत्ता दल के नेता लोग हैं वो भी बात करते हैं, और 1932 के अलावा कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, कोई महंगाई पे बात नहीं करता है। कौन वो बात करेगा? किसकी दायित्व है ये? हम लोगों ने लगातार बेरोजगारी पर बात किया। झारखंड में 4,64,000 सृजित पद हैं, सरकारी जो सृजित पद हैं उसमें 2,85,000 पद खाली हैं। हम लोगों ने सरकार को कहा कि इस बेरोजगारी को मिटाने के लिए 3rd और 4th ग्रेड की अगर नौकरियों को समाप्त करना है तो आपको सबसे पहले ये प्राथमिकता सूची तय करनी होगी कि झारखंड की नौकरियों में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले। अगर हमारे पास रिक्रूटमेंट का एक बेहतर पॉलिसी नहीं होगा कि कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, नियोजन की नीति कैसे बनेगी और नियोजन में किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, अगर ये स्टैंड क्लियर नहीं होगा, ऐसे में क्या होगा कि फिर से जो झारखंड पहले से अतिक्रमण का शिकार है उन नौकरियों में भी बाहर के लोग आकर के अतिक्रमण कर लेंगे। इसलिए हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि आप नौकरी दीजिए लेकिन उससे पहले नीति तय करिए। इसलिए कहते हैं कि पहले नीति फिर नियुक्ति, ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं। और लगातार बेरोजगारी भी हम लोगों का मुद्दा है, लेकिन ये बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी? बेरोजगारी तब समाप्त होगी जो सरकार ने वादा किया कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय नौजवानों को मिलेगा। तो सरकार ये रिव्यू करे ना कि सरकार का जो ये कह सकते हैं कि श्रम विभाग का जो कार्यालय है जिला स्तर पर, वो एक सूची कलेक्ट करे पहले कि उसके इलाके में जो खान खनन स्टील की कंपनियां चल रही हैं, जो निजी कंपनियां वहां पर स्थापित हैं, क्या उसमें नौजवान 75% स्थानीय युवा काम कर रहे हैं, स्थानीय नौजवान काम कर रहे हैं? सरकार अपना रिव्यू कर ले, सरकार अपना रिपोर्ट मंगा ले। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर बड़का गांव में एनटीपीसी खुलता है, अगर बांझेडी कोडरमा में खुलता है, अगर गोड्डा में अडानी खुलता है, और ऐसे अगर प्लांट झारखंड में बनते हैं, जमीन यहाँ के लोगों का अधिग्रहण होता है, तो ऐसे में एक सवाल पनपता है कि सरकार जो ये नियम लेकर के आई, जो विधेयक लेकर के आई कि निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय नौजवानों को देंगे, इस बहुत अच्छा कानून है, इसको आप इम्प्लीमेंट करिए ना। सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ दिनों पहले मीटिंग की थी, इस पर रिव्यू की थी, लेकिन कहाँ ये हो पाया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नौकरी और बेरोजगारी तो हमारा बहुत बड़ा मसला है, उसी पर तो पूरा आंदोलन हो रहा है। ये आप नहीं कहिए कि हम लोगों ने बेरोजगारी को मसला नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग चूंकि नीति की बात कर रहे हैं इसलिए लगातार हम 1932 की भी बात कर रहे हैं। दादा, पिछले कुछ दिनों में एक हेमंत सोरेन